अजित पवार खेमे से किसी का भी नरेंद्र मोदी के 3.0 कैबिनेट में शामिल नहीं होना, इसके बाद आरएसएस का जो माउथपीस है दी ऑर्गेनाइजर, उसमें अजित पवार और बीजेपी के साथ में आने को एक गलती बताना और अब अजित पवार के खेमे के भीतर ही मुस्लिम आरक्षण की मांग को उठना। ये उदाहरण दोस्तों काफी है ये समझने के लिए कि एनडीए में और महाराष्ट्र सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। क्या बीजेपी महाराष्ट्र में मिली हार से इतनी बौखला चुकी है कि अब वो अजित पवार का साथ छोड़ना चाहती है? और क्या अजित पवार को भी ये बात समझ में आया कि नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाना उनके लिए घाटे का सौदा था? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर और आपको बताएंगे कि कैसे महाराष्ट्र सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है और आने वाले दिनों में आपको कई बदलाव यहां पर देखने मिल सकते हैं। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में ही हमने आपको बताया था कि किस तरह से नरेंद्र मोदी के तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने के शपथ ग्रहण समारोह के कुछ घंटों पहले प्रफुल्ल पटेल मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि उनकी पार्टी की ओर से कोई भी मंत्री नहीं बनेगा या शपथ नहीं लेगा क्योंकि उन्हें राज्य मंत्री बनाया जा रहा था और ये उनके लिए डिमोशन है। ये बात पर हमने चर्चा की थी और बताया था कि कैसे एनसीपी नाराज है। अब ये बात लगता है कि इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है क्योंकि जो आरएसएस है उसके जो माउथ पीस है दी ऑर्गेनाइजर, उसमें रतन शारदा की ओर से एक आर्टिकल लिखा गया है और उसमें भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में मिली करारी हार के लिए वो अजित पवार और बीजेपी के गठबंधन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सोचिए, आरएसएस का ये कहना है एक तरीके से कि अजित पवार को बीजेपी के साथ नहीं होना चाहिए या बीजेपी को अब ये गठबंधन को तोड़ देना चाहिए। इस आर्टिकल में लिखा गया है कि पहले से ही एकनाथ शिंदे और बीजेपी साथ में थी और सरकार जो है स्थिर तरीके से चल रही थी। ऐसे में कोई भी ज़रूरत नहीं थी कि अजित पवार को भी इस सरकार में शामिल किया जाए और इसका असर कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं पर पड़ा है जो सालों से पवार खानदान के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि शरद पवार और अजित पवार के बीच में वैसे ही ठीक नहीं थी चीज़ें और ये हो सकता था कि कुछ सालों में ये पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाए, लेकिन अजित पवार को अपने साथ लाकर एक तरीके से शरद पवार फिर से एक्टिव हो गए और इसका भारतीय जनता पार्टी पर असर पड़ा। सोचिए, यह आरएसएस का कहना है, वही आरएसएस का जिसके बारे में जेपी नड्डा ने हाल ही में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से नतीजे सामने आए और उसके बाद जिस तरह से मोहन भागवत ने मणिपुर से लेकर द्वेष की बात की थी अपने भाषण में, उससे यह साफ है कि आरएसएस को भी यह बात पसंद नहीं आई और अब आरएसएस भी अपनी बात को खुलकर कहने लगी है। तो आरएसएस की ओर से जब यह कहा गया कि उन्हें एनसीपी के साथ नहीं जाना चाहिए था, इस पर संजय राउत ने कटाक्ष लिया है। संजय राउत ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। अब जो आरएसएस है उनका कहना उसको नहीं लेना चाहिए था, उसको नहीं लेना, भाई ले लिया ना, आपने क्या किया? कल भी मैं सरसंघ चालक की बात सुन रहा था, लोक सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए। भाई अहंकार की सभी मर्यादा तो मोदी और शाह जी ने तोड़ दी है और उसके चपेट में आरएसएस भी आ गया है। तो आप क्या करोगे? क्या आप में बगावत करने की हिम्मत है? अगर है तो भारतीय जनता पार्टी में आपके जो लोग बैठे हैं, शिवराज सिंह चौहान हो, नितिन गडकरी जी हो, ऐसे बहुत से लोग हैं, क्या वो बगावत करेंगे मोदी और शाह जी के खिलाफ? जिस तरह से भ्रष्टाचार को पाला है, पोसा है, देश को बर्बाद किया है, मणिपुर से लेकर कश्मीर तक, सिर्फ बातें करने से क्या होगा और लिखने से क्या होगा? लिखते तो हम भी है सामना में, लेकिन हम एक्शन के लिए। तो ये आरएसएस को देश के हित में ये भूमिका लेनी होगी। उनके लोगों को जो बीजेपी में है, बैठे हैं, चुप बैठकर देश हित नहीं है, गडकरी जी बैठे हैं चुप बैठे, राजनाथ सिंह भी आरएसएस से जुड़े हैं, योगी जी आरएसएस से जुड़े हैं और देश में दो तानाशाह ईस्ट इंडिया कंपनी गुजरात के लोग देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा। इस मुद्दे को लेकर एनसीपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है, यानी एनसीपी अजित पवार के स्टेट प्रेसिडेंट सुनील तटकरे, उनसे सवाल पूछा गया तो एक तरीके से उन्होंने कहा कि उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं है, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक जवाब भी दिया और कहा कि वो बीजेपी के साथ हैं। लेकिन ये बात उनके शक्ल पर लिखा हुआ है कि उन्हें भी ये बात पसंद नहीं आई कि आरएसएस अब खुलकर अजित पवार के साथ गठबंधन जो हुआ है उसका विरोध कर रही है। सर, समजाचा सर्वत्र असलेला ऑर्गनायझर मधनं लेख लिहिण्यात आलाय,
म्हणण्यात आलंय की अजितदादांना भाजपसोबत घेऊन भाजपने स्वतःचं ब्रँड व्हॅल्यू कमी केलेलं आहे. नाही, मी ते वाचलेलं नाही. जरूर मी त्याचंही वाचन करेन, त्याचंही माहिती समजून घेईन. कारण आम्ही ज्या वेळेला दिल्लीमध्ये एनडीएच्या बैठकीला भेटलो, ज्या वेळेला त्याच्यानंतरसुद्धा अमितभाई असतील, राजनाथ सिंगजी असतील, नड्डाजी असतील, यांच्या गाठीभेटी झाल्या, माननीय पंतप्रधान महोदयांच्या गाठीभेटी झाल्या. त्यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजींच्या समेतसुद्धा अनेक वेळा चर्चा झाली. कुठेही त्यांच्यापैकी कोणाहीकडून बोलण्यामध्ये असं कुठेही दुजाभाव त्या ठिकाणी आलेला नाही. त्यामुळे आपण जे म्हणतायत ते त्याचं वाचन मी नक्की करीन, त्याचं चिंतनही करीन, मंथनही करीन आणि मग बोलेन. और दोस्तों, अब ये बगावत के जो सुर है वो एनसीपी अजित पवार गुट के अंदर भी सुनाई दे रहे हैं. याद कीजिए, जब चुनाव हो रहा था तब क्या कुछ हो रहा था. प्रधानमंत्री म शब्द से आगे ही नहीं बढ़ रहे थे. मटन, मुस्लिम, मगरमच्छ, साथ ही साथ क्या कुछ उन्होंने कहा था. मगरमच्छ, हालांकि वो बचपन से वो कहते हैं कि मगरमच्छ उनके साथ में खेले कूदे हैं, लेकिन मटन हो, मुस्लिम हो, फिर उसके बाद मंगलसूत्र का मुद्दा उन्होंने उठाया, लास्ट में आकर मेडिटेशन किया और मुस्लिम जो था उसे इस तरह से उन्होंने मुद्दा बनाया था कि मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ वो बात कर रहे थे. तो वही अब एनसीपी गुट के अंदर ये बात आ रही है कि मुस्लिम आरक्षण महाराष्ट्र में दिया जाना चाहिए. वो टीडीपी का भी जिक्र कर रहे हैं. आपको मैं बता दूं कि 2014 में ये कांग्रेस और एनसीपी की ही सरकार थी जिन्होंने महाराष्ट्र में मुसलमानों को आरक्षण देने का फैसला किया था. हालांकि बाद में सरकार बदली, ये पूरा मुद्दा कोर्ट में गया, फिर यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने और ये मुद्दा जैसे का तैसे रह गया. अब जब अजित पवार को ये करारी हार मिली है तो उन्हें एक बात तो साफ हो चुका है कि जो मुस्लिम्स उनके साथ थे या जो मुस्लिम वोट्स उनको मिलते थे वो इस बार नहीं मिले हैं. इस पर उन्होंने भी गहन चर्चा की है. अजित पवार ने भी कहा है कि उन्हें एक बार फिर से अपने वोट बैंक और उनके जो वोटर्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस जीतना होगा और बीजेपी के साथ जाने के वजह से अब अजित पवार से जो मुस्लिम गुट है वो दूर हो चुका है. ऐसे में अजित पवार के खेमे में सलीम सारंग, ये एनसीपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं एनसीपी अजित पवार गुट का, वो खुलकर सामने आ रहे हैं. उनका कहना है कि जब टीडीपी मुस्लिम आरक्षण की बात कर सकती है तो फिर हम क्यों नहीं दे सकते, हम सत्ता में हैं. और उन्होंने क्या कुछ कहा मुस्लिम आरक्षण को लेकर वो आपको बताते हैं. आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी पार्टी मुसलमानों को 4% आरक्षण देने जा रही है, वो भी महायुति के साथ, बीजेपी के साथ सरकार बनाते हुए मुसलमानों को 4% आरक्षण रिजर्वेशन देते जा रही है. अब मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है, यही निवेदन है कि महाराष्ट्र के मुसलमानों ने क्या गुनाह किया है. हमारे पास तो माननीय हाई कोर्ट ने मुसलमान के फेवर में जजमेंट दिया था कि मुसलमानों की माली हालात देश में सबसे ज्यादा खराब है, मुसलमानों को एजुकेशन में 5% आरक्षण मिलना चाहिए. लेकिन आज तक 28 सालों में किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी पार्टी ने इस पर अमल बजावनी नहीं की है. तो मुझे ये मौजूदा सरकार से, माननीय अजित दादा पवार से, माननीय एकनाथ शिंदे साहब से, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी से ये दरख्वास्त है कि मुसलमानों को एजुकेशन पे 5% आरक्षण मिलना चाहिए. सोचिए दोस्तों, ये बात तब उनकी ओर से की जा रही है कि मुस्लिम को आरक्षण देना चाहिए, मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए, जब खुद नरेंद्र मोदी इसके विरोध में बोल चुके हैं. नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उनकी तो राजनीति ही मुस्लिम द्वेष से चलती है. ऐसे में वो मुस्लिमों को आरक्षण देकर क्या अपने हिंदू वोटर्स को अपने से अलग करना चाहेंगे? वैसे ही उन्हें अयोध्या में करारी हार मिली है, स्मृति ईरानी उनकी हार चुकी हैं. ऐसे में क्या मुस्लिम आरक्षण नरेंद्र मोदी के लिए सही फैसला होगा? जवाब है नहीं. और ये बात क्या आपको लगता है कि एनसीपी को नहीं पता है? उन्हें भी पता है, लेकिन वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अब बीजेपी और आरएसएस के लोग जब अजित पवार के खिलाफ बोलने लगे हैं, उन्हें मंत्री पद नहीं दिया जा रहा है, उन्हें एमओएस दिया जाता है, राज्य मंत्री बनाने का फैसला उनके पार्टी से किसी को किया जाता है, ये बात उनको पसंद नहीं आई है. तो इसे लेकर भी अब ये मुद्दा जो है आने वाले समय में बड़ा बनने वाला है. और जब ये एक बार फिर से सुनील तटकरे से जब इसके बारे में सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा कि अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है. सुनील तटकरे ने क्या कहा वो आपको बताते हैं. पक्षाच्या कोर ग्रुपची आणि पक्षाच्या अल्पसंख्याक विभागाची, पक्षाच्या आमदारांची एक बैठक अधिवेशनाच्या पूर्वी त्या ठिकाणी घेतली जाईल आणि ज्या ज्या निवडणुकीच्या निमित्ताने अनुभवाला मिळालं याचा सारासार विचार करून आम्ही त्या संदर्भामध्ये नक्कीच त्या ठिकाणी बोलू. तो सुनील तटकरे की ओर से जहां ये कहा जा रहा है कि इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ है, तो वहीं सच बात यह है कि क्या आप मानते हैं कि उनके गुट पे ये बिना बातचीत किए ये सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं? साफ है दोस्तों कि अब एनसीपी अजित पवार गुट भी जो है बगावत के मूड में है. पहले ही अजित पवार शरद पवार को याद कर चुके हैं. हाल ही में मिली करारी हार के बाद एनसीपी में जो 24 साल तक शरद पवार ने काम किया उसके लिए उनका धन्यवाद भी किया.
और अगर वो साथ में भी रहते हैं दोस्तों, तब भी जो है बीजेपी की परेशानी कम नहीं होगी। पूरे चुनाव में परिवारवाद की बात बीजेपी की ओर से की गई। ये कहा गया कि कांग्रेस ने परिवारवाद किया है, उद्धव ठाकरे पर वो परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। तो वहीं अजित पवार की ओर से राज्यसभा के लिए उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार का नाम सामने आया है। क्या ये परिवारवाद नहीं है? ये सोचिए आप, ये वही सुनेत्रा पवार है जिन्हें बीजेपी के दबाव के चलते अजित पवार को बारामती में अपनी बहन सुप्रिया सुले के सामने चुनाव लड़ाना पड़ा और वहां पर इन्हें करारी हार मिली। तो वहीं अब सुनेत्रा पवार को राज्यसभा में भेजने की तैयारी एनसीपी अजित पवार गुट की ओर से हो रही है। ये जाहिर सी बात है कि ये बात क्या भारतीय जनता पार्टी को अच्छी लगेगी? ये बात इसलिए भी अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि परिवारवाद उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि ये जो गठबंधन है इनकी, ये अननेचुरल जो गठबंधन है वो कितने समय तक साथ में चलती है। एक तरफ एकनाथ शिंदे जब महाराष्ट्र में शिवसेना से अलग हुए थे तब वो हिंदुत्व को एक मुद्दा बनाकर उद्धव ठाकरे से उन्होंने बगावत की थी। अब अजित पवार मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों पार्टीज की ज़रूरत है। आरएसएस नाराज़ है कि किस तरह से अजित पवार को जो साथ में लाया है उससे नुकसान हुआ है। ये बात साफ है आपको ये समझने के लिए कि इस गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी को आप गोदी मीडिया के फेस वैल्यू पर ना लें, वहाँ पर वो ज़रूर मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो खींचातानी है वो हर तरफ से शुरू है। महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हो चुकी है। शायद दूसरे राज्यों में भी आप जल्दी देखेंगे कि किस तरह से नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये जो उदाहरण आए हैं सामने, इससे ये बात तो साफ होता है कि जो चीज़ें हो रही हैं पर्दे के पीछे वो कुछ और है, और जो दिखाने की कोशिश की जा रही है जनता को वो कुछ और है। ये सरकार कब तक चलती है ये देखना अहम होगा। अजित पवार कब तक बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ जुड़े रहते हैं वो देखना अहम होगा। क्या जो सुनेत्रा पवार को उन्होंने नॉमिनेट किया है राज्यसभा में, उसे भारतीय पार्टी मानती है? क्या सुनेत्रा पवार राज्यसभा में जाती हैं? इस पर भी नज़र बनी रहेगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगर अजित पवार फिर से आना चाहते हैं तो क्या शरद पवार उन्हें अपने साथ लेंगे या नहीं? ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो महाराष्ट्र पर नज़र बनाए रखिएगा। यहाँ से जैसे ही कोई नई चीज़ पता चलती है हम ज़रूर इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन ये बताना आपको बार बार ज़रूरी है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है जो शायद बीजेपी और नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि बाहर आए। लेकिन ये बात ज़रूर साफ है कि जो वोट्स उन्हें मिले हैं और जो हार उन्हें मिली है उससे ये सभी पार्टी बौखला चुके हैं और एक एक कर आपस में ही ये लड़ते नज़र आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। हम इसी तरह के वीडियोज़ आपके सामने लाने की कोशिश करते रहते हैं। मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।